नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस किस होम्योपैथिक दवा में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अर्थात कौन सी दवा किस दवा से पहले या बाद में या किस बीमारी में नहीं लेनी चाहिए। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। लोगों के मन में यह एक गलत धारणा है कि होम्योपैथी पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, चिकित्सा की दूसरी विधियों जैसे एलोपैथी या आयुर्वेद की तुलना में होम्योपैथी अधिक सुरक्षित है। मैं यहाँ कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवा के बारे में चर्चा करूंगा कि उन्हें किस स्थिति में नहीं देना चाहिए। सबसे पहली दवा एकोनाइट। मलेरिया बुखार, ज्वर की चढ़ती हुई दशा में और बुखार जब उभर रहा हो तो इसका इस्तेमाल ना करें। यदि मानसिक लक्षण जैसे कि मानसिक चिंता, शारीरिक और मानसिक बेचैनी ना हो तो भी इस दवा का उपयोग बिल्कुल ना करें। दूसरी दवा एलोसोकोट्रिना। मलाशय संबंधी रोग में इसे बार बार नहीं देना चाहिए। कुछ खुराकें देकर परिणाम की प्रतीक्षा करें। कुछ खुराकें देने के बाद कुछ विलंब करके देखना चाहिए कि इसका क्या परिणाम मिल रहा है। तो बार बार इस औषधि को दोहराना सही नहीं है। एलोमिना, इसे जल्दी मत बदलिए क्योंकि इस औषध की क्रिया धीरे धीरे विकसित होती है, धीरे धीरे इसके रिजल्ट सामने आते हैं, तो इसे जल्दी से बदलने की आवश्यकता नहीं है। अमोनियम कार्ब, निम्न पोटेंसी में उपयोग ना करें। लेकेसिस के बाद या पहले में इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एनाकार्डियम, रक्त के अत्यधिक जमने की स्थिति में इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। एंटिमटाट, जहां एंटिमटाट का लक्षण प्रतीत होता हो पर एंटिमटाट विफल हो गया हो, उससे लाभ ना मिले तो वहां हीपरसल्फ को बिल्कुल मत भूलिए, वहां हीपरसल्फ से फायदा होगा। एपिस्मेल, निम्न पोटेंसी में बार बार अथवा गर्भावस्था में विशेषकर तीसरे महीने के आसपास इस्तेमाल एपिस्मेल का नहीं करना है। उन दिनों में इसे देने पर गर्भपात हो सकता है। जल्दीबाजी में इस औषधि अर्थात एपिस्मेल को ना बदलें क्योंकि कभी कभी इसकी क्रिया धीमी होती है। विशेष रूप से जब अधिक मूत्र होने की क्रिया की अपेक्षा हो तब आप इस दवा को जल्दी से ना बदलें, इंतजार करें, परिणाम का रिजल्ट देर से दिखाएगा। इसे रस्टॉक्स के बाद या पहले इस्तेमाल ना करें। मैं यहाँ एपिस्मेल की बात कर रहा हूँ कि एपिस्मेल का इस्तेमाल रस्टॉक्स से पहले और बाद में नहीं किया जाता। अगली दवा अर्निका मोंटाना। जहां त्वचा छिली या फटी हुई हो वहां इसको कभी त्वचा पर ना लगाएं। यह तीव्र विसर्प उत्पन्न कर सकती है और उस स्थिति में निपटने में कैम्फर सहायक है। ऐसी स्थिति में आप कैम्फर का उपयोग करें। पागल कुत्ते के काटने पर बाह्य या आंतरिक रूप से इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बराटा कार्ब, सर्दी जनित दमे में इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। निम्न पोटेंसी में ना दें। टॉन्सिल शोथ की प्रवणता दूर करने के लिए उच्चतम पोटेंसी में ही आपको बराटा कार्ब का इस्तेमाल करना है। अगली दवा बेलाडोना। अपेंडिसाइटिस में इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऊंची पोटेंसी में उपयोग ना करें, यह रोगी को मार सकता है। टाइफाइड या निरंतर बने रहने वाले बुखार में भी आपको बेलाडोना का इस्तेमाल नहीं करना है। अगली दवा बेलिस पेरिनिस। रात में सोते समय इसे ना दें, इससे अनिद्रा हो सकती है। अगली दवा बेंजोइक एसिड। इसे लेने के बाद शराब ना लें, यह जननांगों, आमवात एवं मूत्र संबंधी संक्रमण को बढ़ा सकता है। तो बेंजोइक एसिड के बाद आप शराब ना पिए। अगली दवा ब्लाटा ओरिएंटेलिस। यदि सुधार जारी हो तो रोगी के जो रोग का आक्रमण हुआ है तो उसके बाद औषधि को ना दोहराएं। ऐसी स्थिति में यह अनावश्यक रोग वृद्धि उत्पन्न कर सकता है। तो सब सुधार चालू हो तो आप ब्लाटा ओरिएंटेलिस का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो रोग वृद्धि कर देगा। ब्रोनिया, मत बोलिए कि एल्यूमिना इसकी क्रॉनिक है। ध्यान रखिएगा, ब्रोनिया का क्रॉनिक एल्यूमिना है। अगली दवा कैलेडियम। मत भूलिए कि यह तंबाकू खाने की इच्छा का बिल्कुल दमन करती है, इच्छा को शांत करती है। कैलेडियम। कैलकेरिया कार्ब, इसे बराटा कार्ब या कैलीबाइक्रोम के पहले इस्तेमाल ना करें। कैली कार्ब के बाद उपयोग ना करें। मत भूलिए कि बेलाडोना का क्रॉनिक कैलकेरिया कार्ब है। तो ध्यान रखिएगा, कैलकेरिया कार्ब बेलाडोना का क्रॉनिक है। कैम्फर,
इसे पानी में इस्तेमाल ना करें क्योंकि यह रोग वृद्धि करती है। जब पसीना हुआ हो तब इसे उपयोग ना करें। पसीना उत्पन्न होने पर इसे तुरंत दवा को, कैम्फर को खासकर बंद कर दें। अगली दवा कार्बोवेज। किसी भी रोग की आरंभिक अवस्था में विशेषकर अतिसार में कार्बोवेज का इस्तेमाल नहीं करना है। कॉस्टिकम। पक्षाघात के रोग में इसे बहुत जल्दी ना दें। सप्ताह में केवल 1 से 2 बार ही कॉस्टिकम का इस्तेमाल करें। कैमोमिला। यदि रोगी स्थिर और शांत हो तो फिर हमें कैमोमिला का इस्तेमाल नहीं करना है। चाइना। नर्वस और चिड़चिड़े बच्चों में 200 पोटेंसी से नीचे इस्तेमाल ना करें। यदि चाइना विफल होती है तो मत भूलिए कि सेंटोनिनम पेट के कीड़ों को बिल्कुल निरोग कर देती है। तो चाइना विफल हो तो पेट के कीड़ों के लिए आप सेंटिनिनम आप औषधि का इस्तेमाल करें, सेंटोनिनम। ठंड के कारण उत्पन्न स्वरलेप जो हो जाता है, आवाज बंद, को निरोग करने में एकोनाइट के विफल होने पर मत भूलिए कि चाइना ने इसे कई बार निरोग कर दिया है। कॉल्चिकम मत भूलिए कि यह एपिसमेल के विफल होने पर सूजन को समाप्त करती है। मैं एक खास बता देता हूं कि एपिसमेल के विफल होने पर सूजन को समाप्त करने के लिए कॉल्चिकम का इस्तेमाल कीजिए, बहुत उपयोगी दवा है। अगली दवा कोलिनसोनिया। जब हृदय के रोग हो वहां इसे मत इस्तेमाल कीजिए। जब कोलोसिंथ और नक्सवोमी का उदयशूल अर्थात पेट दर्द दूर करने में विफल हो तो आपको कोलिनसोनिया को याद करना है, इसे कभी ना भूलें, उससे सुधार आ जाता है। क्रेटेगस। जल्दबाजी में इस औषधि को मत बदलिए। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे कुछ दिनों तक उपयोग करना चाहिए, लाभ मिलता है। हिपरसल्फर। सर्दी जुकाम के प्रारंभ में ही इस दवा का उपयोग ना करें क्योंकि यह कष्ट को सीने तक पहुंचा सकती है, तो ध्यान रखिएगा सर्दी जुकाम के प्रारंभिक केस में हिपरसल्फर ना दें। इग्नेशिया। रात में सोते समय इस दवा को ना लें क्योंकि इससे अनिद्रा हो सकती है। ध्यान रखिएगा हमेशा कब लें, 4 बजे शाम से पहले ही इस दवा को निपटा लिया करें। कैलिबाइक्रोम। कैलकेरिया कार्ब के बाद इस दवा का इस्तेमाल ना करें। कैलिकार्ब। बहुत जल्दी इस दवा को ना दोहराएं, कैलिकार्ब को जल्दी ना दोहराएं। जीर्णकालिक गठिया, टीबी या बढ़े हुए वृक्कशोथ ब्राइट्स डिजीज में उच्च पोटेंसी से उपचार प्रारंभ ना करें, निम्न पोटेंसी से ही उपचार करें कैलिकार्ब का। लेकेसिस। बार औषधि को ना दोहराएं। ऊंची पोटेंसी में सतर्कता विहीन होकर उपयोग ना करें, बिल्कुल सतर्क रहें। ऊंची पोटेंसी इस्तेमाल करने से पहले सारे लक्षण को जरूर देख लें, तभी लेकेसिस का उच्च पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। लाइकोपोडियम। सल्फर के बाद लाइकोपोडियम ना दें, खासकर ध्यान रखें कि सल्फर के बाद लाइकोपोडियम हमें नहीं देना। मेडोराइनम। 200 पोटेंसी से नीचे इस्तेमाल ना करें। ऊंची पोटेंसियों में यह अच्छी काम करती है, उन्हें चुना जा सकता है। मेडोराइनम का यानी इस्तेमाल हमें उच्च पोटेंसी में 200 पोटेंसी में ही इस्तेमाल करना है या इससे ऊंची, और जल्दी इस दवा को बिल्कुल ना दोहराएं। मैं मेडोराइनम की बात कर रहा हूं। नेट्रम्यूर। सिर दर्द के एक्यूट केस में ब्रोनिया और नक्सवोमिका से पहले सिर दर्द दूर करें, इसके बाद नेट्रम्यूर देकर रोग को अस्थायी रूप से निरोग करें। नाइट्रिक एसिड। यदि किसी जीर्णकालिक रोग में इसे देने के बाद त्वचा के रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो इस औषधि को बिल्कुल मत बदलिए, यह एक शुभ लक्षण है। मत भूलिए कि मर्कसॉल के दुरुपयोग से उत्पन्न रोगों को भी नाइट्रिक एसिड बिल्कुल दूर कर देती है। नक्सवोमिका। इसे सुबह मत दीजिए, रोग वृद्धि करती है। जब सभी औषधियां विफल हों तो इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिए, यह विकृत संवेदनशीलता और अन्य कष्टों को बिल्कुल दूर कर देती है। तो नक्सवोमिका के केस में सुबह नहीं, इसे रात में दीजिए, ज्यादा लाभ देता है। पैसिफ्लोरा। कंजूसी मत कीजिए, मदर टिंचर की बड़ी खुराक दें, अर्थात 20 से 30 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिया करें। टीबी में उच्च पोटेंसी इस्तेमाल नहीं करना है, इससे हेमोलाइसिस हो सकता है। पल्सेटिला। मत भूलिए कि इसका क्रॉनिक साइलेसिया है। मत भूलिए कि यह खून की कमी की रोगिणी के लिए बहुत लाभकारी दवा है। यह लौह और अन्य टॉनिक की अत्यधिक मात्रा में लेने के बाद, यहां तक कि अगर वर्षों पहले दवा ली गई है तब भी उसके उत्पन्न कुपरिणामों को यह दवा दूर करने के लिए सर्वोत्तम औषधि है। अधिक चाय पीने के कारण उत्पन्न रोगों के लिए भी पल्सेटिला बहुत लाभ करती है, और ध्यान रखिएगा कि इसका क्रॉनिक साइलेसिया है। रस्टॉक्स। एपिस के पहले या बाद में रस्टॉक्स का इस्तेमाल ना करें। गर्म रोगी को लक्षणों की पूर्णता मिलने पर भी ना देना है। ध्यान रखिएगा रस्टॉक्स में अगर रोगी गर्म प्रकृति का है तो इसे रस्टॉक्स नहीं दे। सेलेनियम। सेलेनियम को निम्न पोटेंसी में इस्तेमाल नहीं करना है और बार बार नहीं दोहराना है, यानी कि इसका इस्तेमाल हम लोग 200 पोटेंसी से
या उससे ऊंची पोटेंसी में ही इस्तेमाल करेंगे। अब प्रातःकाल ना दें, इसका इस्तेमाल रात में किया करें, ज़्यादा बेटर है। साइलेंसिया, टीबी के रोगी को बहुत निम्न या बहुत ऊंची पोटेंसी ना दें। मर्क सॉल्ट से पहले या बाद में साइलेंसिया का उपयोग नहीं करना है। सल्फर, एक्यूट अर्थात नए उदर पीड़ा में सल्फर का इस्तेमाल नहीं करना है। जल्दी जल्दी इसे नहीं दोहराएं। लाइकोपोडियम से पहले सल्फर का इस्तेमाल नहीं करना है। मत भूलिए कि एकोनाइट का क्रॉनिक सल्फर है। मैंने 4 पॉइंट आपको सल्फर के बारे में बताया। थूजा, बार बार नहीं दोहराएं। एक खुराक या कभी कभार ही इसकी और खुराक की आवश्यकता पड़ती है। टीका लगाने के बाद उत्पन्न बुरे प्रभावों को दूर करने में जब थूजा विफल हो तो मत भूलिए कि उसे साइलेंसिया देना है। थायरोडिनम, टीबी के रोगियों को बिल्कुल नहीं दें। ट्यूबरकुलिनम 200 पोटेंसी से नीचे ना दें। हृदय और फेफड़ों की सावधानी पूर्वक जांच किए बिना इस दवा का इस्तेमाल ना करें। वेरेट्रम एल्बा, अतिसार में इसे 6 पोटेंसी से नीचे नहीं देना है। मैंने कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवा के किस रोग में कैसे पोटेंसी का इस्तेमाल करना है और किस दवा से पहले किस दवा के बाद में नहीं देना है, मैंने ऐसा पूरा जिक्र किया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर कुछ नोट करना है तो आप पुनः वीडियो को देखकर प्लीज़ नोट कर लें। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में सभी दवा के बारे में थोड़ा थोड़ा अवश्य लिख दूंगा। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।